ये जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इन दिस lecture we are going to discuss some topics such as area vector, which will be very useful in studying the Gauss's law. ठीक है, and the next chapter will be, the next portion will be electric flux, and after that we will be able to discuss Gauss's law in a better way. तो पहला जो है हमारा एरिया वेक्टर क्या होता है अभी। तो सबसे पहले एरिया, ये कोई दूसरी कोई चीज़ नहीं है, ये हम लोग छोटी क्लासेस से ही पढ़े आ रहे हैं एरिया के बारे में। ये वही एरिया है ये, बट जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील करने पड़ेंगे जहाँ पर हमको इसको यही कन्वीनियंट है कि हम इसको वेक्टर मानें। ओके, अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये है कि हम ये जो हमारा एरिया वेक्टर है इसको हम लोग किसी भी कर्व सरफेस से कैसे एसोसिएट करेंगे। कोई भी सरफेस है हमारा, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा ये ट्रेंगल है। ओके, ये हमारा कोई ये हमारा कोई रेक्टेंगल है। ओके, तो ये हो गया हमारा ए बी सी और डी। हम बात कर रहे हैं एरिया वेक्टर का। ओके, तो अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ और ये हो जाएगा हमारा ब्रेथ, यानी कि हम पढ़े आ रहे हैं एल इंटू बी। ओके, अब इसको आप ये समझिए कि ऐसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बी इंटू साइन ऑफ थीटा। जैसे हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि ए क्रॉस बी क्या होता है, तो मैंने आपने पढ़ा होगा कि इसको बोलते हैं हम लोग ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा। जहाँ पर थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल और बी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, इसको हम लोग एल बी इंटू साइन 90 लिख सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू 1, ए इजकल टू एल इंटू बी। ठीक है, यानी कि ए जो होता है, यह एरिया वेक्टर जो होता है, ये कोई भी हमारा 2 डायमेंशनल सरफेस है तो उसके दोनों डायमेंशनल के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर है, ये मान लीजिए कि ये हमारा ये वेक्टर हो गया ये, और दूसरा ये बी वेक्टर हो गया। ओके, तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा, उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ओके, अब परपेंडिकुलर होगी तो किधर होगी, अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्पेस, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई सरफेस है, ये ओके, ये सरफेस है, तो इसके दो डायमेंशन हो गए। पहला ये हमारा एक लेंथ हो गया, ये जो दूसरा है हमारा, ये हमारा लेंथ, और दूसरा ये हो गया हमारा ब्रेथ। ओके, तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो तीसरा जो वेक्टर निकलेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर होगी, इस डायरेक्शन में कुछ हो जाएगी ये, तो परपेंडिकुलर होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, ऊपर की ओर परपेंडिकुलर या फिर नीचे की ओर परपेंडिकुलर, इधर की ओर परपेंडिकुलर या फिर इधर की ओर परपेंडिकुलर। तो हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी या इस डायरेक्शन में भी। ओके, ये तो 2D सरफेस की बात हुई। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई, यानी कि फॉर 2D सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस इन एनी डायरेक्शन, या तो अपवर्ड ले लीजिए या फिर डाउनवर्ड ले लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई 3D सरफेस है, जैसे कि हम एक मैच स्टिक ले लेते हैं, ये मैच स्टिक है, ये 3D सरफेस हो जाएगा हमारा। जब ये 3D सरफेस हो जाएगा तो इसमें कितने सरफेसेस हो जाएंगे, एक ये सरफेस हो गया हमारा, एक ये सरफेस, ये वाला सरफेस और इधर वाला सरफेस। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो किधर हो जाएगी, वह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी वो किसी भी सरफेस के फिर वही बात करेगी कि नॉर्मल होगी। तो आप दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जो फॉर 3D सरफेस जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो अब कैसे हो सकती है, या इस सरफेस पर, जैसे मान लीजिए वाला सरफेस है ग्रीन वाला, तो इस सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल होगी। तो नॉर्मल अंदर की ओर भी हो सकता है, और नॉर्मल बाहर की ओर हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें फॉर 3D सरफेस जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपने कन्वीनियंट के लिए हम लोग कैसे लेंगे, हमेशा बाहर की ओर लेंगे। इस सरफेस से इधर
इस सरफेस से नॉर्मल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, इस सरफेस से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, इस सरफेस से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, इस सरफेस से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, नीचे वाले सरफेस से बाहर की ओर। यानी कि फॉर 3D सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। यानी कि हम कह सकते हैं कि अ वेक्टर एसोसिएटेड विथ एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज सरफेस, यानी कि 3D सरफेस और ए 2 डायमेंशनल और ओपन सरफेस इज आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ओके, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एरिया है, एलिमेंट है ए बी सी डी, ये टू डायमेंशनल है। ये जो एरिया है, ये सरफेस है, ये 2 डायमेंशनल है, ये क्लोज सरफेस नहीं है। तो इस पर नॉर्मल हम लोग इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, और यहाँ से इधर भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है नॉर्मल। ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्मल। लेकिन ओके, अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में समझ लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, और इसमें कोई एरिया हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं ये। ओके, तो ये किसके पैरेलल है? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हम लोग इसको आई कैप कह सकते हैं। आई कैप इसकी डायरेक्शन किधर है? आई वेक्टर की डायरेक्शन में है। और ये किसके पैरेलल है? ये वाई कैप के पैरेलल है। ये वाई कैप के पैरेलल है, तो इसको हम लोग वाई एक्स के पैरेलल है, तो इसको हम लोग जे कैप लेते हैं यूनिट वेक्टर। यानी कि हम लोग इसमें डायरेक्शन बस ले रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो ये जो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? या तो वो ये वाई और एक्स एक्सिस में है, तो वो ऊपर की ओर जेड एक्सिस में हो जाएगा, या फिर निगेटिव जेड एक्सिस में हो सकता है। ओके, या किधर होगा? या तो ये अंदर की ओर होगा, या तो ये हमारा बाहर की ओर हो जाएगा। ओके, तो ये तो डायरेक्शन की बात कर ली हम लोग, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा या फिर ये अंदर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग आई क्रॉस जो जे होगा, ये किधर हो सकता है? इसकी डायरेक्शन ये के कैप की ओर भी हो सकता है, या फिर माइनस के कैप, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ये। तो ये हम लोग एरिया वेक्टर की बात। अब यही अगर हमारे पास 3D सरफेस हो जाए, तो जो 3D सरफेस हो जाएगा हमारा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा 3D सरफेस हो गया, ये हम एक ले लेते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड है हमारा सपोज। ठीक है, ये क्लोज सरफेस हो गया हमारा, ये क्लोज सरफेस हो गया। तो अब इसमें क्या होगा? अब इस पर नॉर्मल हम लोग हर एक सरफेस पर डालना शुरू कर दिए, ए बी पर, ए बी सी डी। तो इस पर किधर होगा? अंदर की ओर नहीं होगा। जो ए बी सी डी सरफेस है ये, इस पर ये अंदर की ओर नहीं होगा, ये जो सरफेस होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, ये बाहर की ओर। ओके, और ये हमारा ये सरफेस जो है हमारा, मान लीजिए एफ बी सी ई एफ जो है, इस पर जो सरफेस होगा ये उस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये किधर हो जाएगा? ये इस डायरेक्शन में, बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, ये बाहर की ओर हो जाएगा। ये जो हमारा ऊपर वाला सरफेस है ई सी एच डी, इस पर नॉर्मल जो होगा ऊपर की ओर हो जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। वैसे नीचे वाले सरफेस के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस वाले सरफेस के लिए इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बाहर की ओर। ओके, यानी कि फॉर ए 3D सरफेस द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल एंड आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर ए 2D सरफेस the direction of area vector is normal to the surface in either direction, and for a 3D surface the direction of area vector is taken as normal and outward to the surface. ओके, तो ये तो था, अभी तक हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन सरफेस। किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है, परपेंडिकुलरली पास कर रही है, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है ए बी सी डी, ठीक। तो अब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इसमें से मान लीजिए कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास कर रही है इससे, तो हम कह रहे हैं कि इसमें से यहाँ पर भी परपेंडिकुलरली इससे ये क्रॉस कर गई, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने, व्हाट आर द नंबर ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया वेक्टर ए बी सी डी, तो हम लोग कह देंगे कि 6। यानी कि, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई ई से, किसी से फाई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
बाद में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं केवल। तो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया वेक्टर ABCD, तो हम लोग कह देंगे 6। ओके 6। ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितनी भी हैं इसके एरिया वेक्टर, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में आप ले लिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग एन कैप से मान लीजिए अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, एन कैप से अगर ले रहे हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन भी इस एरिया वेक्टर के पैरेलल है, एरिया वेक्टर के ये पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमको निकालना हो तो उसमें हम लोग वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लेते हैं जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो या एरिया वेक्टर के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग दूसरा केस एज्यूम करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या है, कम है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम हो गई तो फॉर ए गिवन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज़ भी कम हो जाएगी। यानी कि फाई जो है ई पर डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, ई पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो सरफेस से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घटी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा क्या हो गया, घट गया। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी इस सरफेस से पास होते हुए, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। अब तीनों जैसे था केस 1 में भी, यहाँ पर हम देख रहे थे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो एंगल था वो कितना था, 0 था। इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में एंगल 0 था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई है वो केवल अभी तक किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर। लेकिन यहाँ पर हम अगर क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह हो गया कि डायरेक्शन कुछ इस तरह हो गई, और हमारा जो इस सरफेस है वैसे ही है जैसे केस 1 और केस 2 में था। यानी कि इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई वेक्टर और हमारा एन कैप यानी कि एरिया वेक्टर, दोनों के बीच एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस केस में भी इस केस में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमको क्या करना है, जैसे हम लोग डेफिनेशन से हमने पढ़ा था कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंगे जो सरफेस से कैसे पास करे, नॉर्मली पास करे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये तो थीटा एंगल पर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये नॉर्मली पास कब कहेंगे, जब यह हमारे एरिया वेक्टर से 0 एंगल पर जाए। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग इस केस में यह करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसको अगर 2 कंपोनेंट में हम लोग तोड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा हमारा और एक कंपोनेंट हमारा इधर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फाई इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, ई ए कॉस थीटा, या फाई इक्वल टू ई डॉट ए। जो फ्लक्स होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, यह डॉट प्रोडक्ट होता है किसी के, इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया वेक्टर के, ओके, या एरिया वेक्टर के, ठीक। दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू।